अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएंगे आज के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस तो आ गए हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी उनका मूड नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो वो बात जो अबसार आलम साहब से शुरू हुई थी वो अब आसमा शिराजी साहिबा से होती होती तलत हुसैन तक आ चुकी है। और इस तरह बहुत से ऐसे लोग जो इस हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से जो खबरें आई हैं वो ये कंफर्म कर रही हैं कि बहरहाल ऑल इज़ नॉट वेल। एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, इसकी कहानी शायद किसी को भी ठीक से पता नहीं है। लेकिन जो हालात और वाक़यात बने हैं उसके ऊपर सब ने इस बात पे तो इत्तेफाक कर लिया है कि ये जो मामला है ये ख़राब हुआ तो ज़रूर है, और अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके ऊपर बात शुरू हो चुकी है। तो इसके ऊपर तफसीली करते हैं जी डिस्कशन। दूसरा आज का अहम मौजू जो है वो अडियाला है, क्योंकि 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, इसी तनाजुर में कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब के तमाम लोग कहने के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पहुंच रहे हैं अडियाला के बाहर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। तो इसी तनाजुर में अब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। पूरा जो आप कह लें कि फोकस रहेगा आज के सारा दिन वो अडियाला की तरफ रहेगा, उसके ऊपर बात होगी। गवर्नर राज का फिर क्या बना उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और फिर कुछ मज़ीद अहम चीज़ें हैं जिसके साथ डिस्कशन होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, जैसे मैंने कहा कि नोटिफिकेशन का जो मामला था वो फंसा हुआ था, स्टिल फंसा हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि पहले जो लोग इसको लाइट भी ले रहे थे उनको भी अंदाज़ा हो चला है कि ये बात कोई इतनी भी मामूली नहीं है। ज़रूर पीछे कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से कुछ काम जो है वो रुका। और इस रुकने का वजह क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस रुकने का नुकसान जो है वो ज़रूर उठाना पड़ सकता है किसी न किसी को। और ये बात जो है अब सारे खुलेआम कह रहे हैं। अभी भी शहबाज शरीफ साहब आ तो गए हैं वतन वापस, लेकिन उन्होंने रात जो है वो लाहौर में गुजारी है। वो सीधे इस्लामाबाद नहीं आए बल्कि वो जाती उमरा गए हैं और मियाँ साहब वहीं पर हैं। और जाहिर है कि वो एक फैमिली मीटिंग में ये डिस्कशन करेंगे अपनी फाइनल। और फिर उसके बाद इम्कान है कि वो आज वापस आएंगे मंगल के रोज़ इस्लामाबाद, और फिर एक नोटिफिकेशन शाम तक जारी हो सकता है। इम्कान तो यही है कि शाम तक जारी हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत भी कुछ हुआ तो अगली सुबह तक हो जाएगा। लेकिन अब बहरहाल अगले 48 घंटों में, 24 घंटों में ये नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। लेकिन अब बात ये नहीं रह गई कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, वो तो सबको शुरू से ही पता था कि नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये जो ताख़ीर हुई है और इस ताख़ीर से जो एक अजीबोगरीब फ़िज़ा ने जन्म लिया है, जो एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में डाला है उन्होंने अहम शख्सियात को, और इसके साथ साथ जो चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं, इन तमाम चीज़ों ने बहुत कुछ एकदम खोल के रखा है बहरहाल। और इक़्तिदार के ऐवानों से ये आवाज़ आई है कि सब अच्छा नहीं है, और अब ये मामला जो है इससे आगे बढ़ेगा। मसलन मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, शायद सिद्दीक जान साहब ने लिखा हुआ था कि किसी हुकूमती बंदे ने कहा है, सहाफ़ी ने या शायद कोई हुकूमती बंदे ने, कि जनाब पहली तलाक हो गई है। तो पहली तलाक के बाद मामला ये है कि रुजू का ऑप्शन होता है कि आप अगर दोबारा रुजू कर लें तो मामला संभल जाता है, आपका निकाह जो है वो बच जाता है। तो अगर पहली तलाक हो गई है तो देखना यह है कि अब ये मामला दूसरी तलाक की तरफ जाएगा या फिर रुजू की तरफ जाएगा। अभी अगर पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, इन जमातों की पोजीशन देखें तो लगता ऐसे है कि ये मामला रुजू की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। इनके पास इतना कुछ है नहीं हाथ में कि ये कोई पंगा ज़्यादा बढ़ाएं। तो लिहाजा मुझे तो ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि ये रुजू नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये कि अगला बंदा क्या उस रुजू को कबूल करेगा या नहीं। एक तो ये सवाल अहम है। और दूसरी बात ये है कि क्या उस रुजू के दौरान कोई रकीब तो नहीं हाथ में ला लेगा आके, ये दूसरा अहम सवाल है। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त का बड़ा ही अहम सवाल इसलिए है क्योंकि सब लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब जनरल बाजवा साहब का नोटिफिकेशन डिले हुआ या बाकी मामलात में जब इस्टेब्लिशमेंट से दरार पड़ना शुरू हुई, तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ चुकी थी। तो अब बहुत से लोग जहां ये बात याद कर रहे हैं तो वहां मेरा ख्याल है ये भी बात याद करने की ज़रूरत है कि उस वक्त जो अपोजिशन थी वो पीएमएलएन थी,
और जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई दरार पड़ चुकी है तो वहीं उन्होंने उस गैप को फिल करने के लिए अपना कंधा जो है वो पेश कर दिया और उन्होंने जाके उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से हाथ भी मिला लिया, उनके जूते भी पॉलिश करने शुरू कर दिए, उनके साथ मामलात को हर तरह से सेटल करने के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानियाँ भी कराईं, बदले में उन्होंने रिलीफ भी ले लिए और बदले में उनको एक्सटेंशन के लिए वोट भी दे दिया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब कोई दरार पड़ी हुई हो उस वक्त क्या कोई मौके से फ़ायदा उठाएगा या नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसी दरार पड़ चुकी है तो क्या पीटीआई इस मौके पर फ़ायदा उठाएगी? क्या वो ये कोशिश करेगी कि इस दरार को मज़ीद गहरा किया जाए और इस दौरान वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात को सीधा करने की कोई कोशिश करेगी, या इसके बरक्स वो अपने मामलात को उसी तरह, क्योंकि इस वक्त तो हम देखते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पीटीआई के साथ आमने सामने, तो क्या ये इसी तरह मामला चलाए रखेगी पीटीआई अपने जो इनका एक इस वक्त का तर्ज तखातुब है, जो इनकी एक फ़ाइट है, उसमें कोई नरमी नहीं लेके आएंगे? चलिए नरमी नहीं लेके आएंगे तो क्या कोई पॉज भी इवन आएगा? तो अगर मुझसे आप पूछें, मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि पीटीआई इस मामले में ये नहीं करेगी कि वो जाके इस इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के या उन्हें कोई इशारा दे के ये समझाने की कोशिश करे कि जी नून से अगर आपकी बिगड़ गई है तो हम हाजिर हैं। मुझे ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। तो फिर क्या पीटीआई जाके नून के साथ खड़ी हो जाएगी कि जी वेरी गुड, आप इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दें, हम आपके साथ खड़े हैं? तो मुझे ऐसा भी नज़र नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई इस पूरे मामले में अभी तक इनडिफरेंट है और शायद वो इसी तरह लाताल्लुक सी रहेगी। अभी भी आप देखें कि इस नोटिफिकेशन के मामले को पीटीआई ने कहीं पे भी प्ले अप नहीं किया है। सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट से जो भी बातें होती रहें थोड़ी बहुत वो हो जाती हैं, लेकिन एज जमात पीटीआई का कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया है। आप देखिए कि ऑफिशियली उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि भाई ये नोटिफिकेशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, या ये कि जी आना ही नहीं चाहिए, उनको चाहिए रिटायर होके घर चले जाएं। तो उन्होंने कोई पोजीशन इस पे ली ही नहीं है सिरे से। और मैंने ये भी देखा कि एक दो इनके लोगों से जब बात करने की कोशिश की गई इस मौजू पर, सहाफ़ियों ने सवाल वगैरह किए तो उन्होंने अवॉइड किया और इसके ऊपर कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली, जिससे मुझे ये तासुर मिलता है कि पीटीआई अगर यहाँ पे कोई दराड़ है तो इस ख्वाहिश का उसका कोई इरादा नहीं है कि वो इस दराड़ में कोई अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो इस वजह से भी ये बात जहन में रखिए कि अगर ये दराड़ कोई पीएमएलएन और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आ भी चुकी है तो फिर ये दराड़ कहीं ना कहीं ऐसे रहते हुए भी मामला इसी तरह चलाया जाएगा, और या फिर इसका अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि पीएमएलएन की भी छुट्टी हो जाएगी लेकिन पीटीआई के हाथ भी उसके ये नहीं होगा कि फ़ौरन पीटीआई के हाथ कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब इसमें ज़ाहिरी सी बात है, अगर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया है तो वो भी किसी न किसी तौर अपना जो नापसंदीदगी है, कोई अगर गुस्सा है तो वो शो कर सकते हैं। अब वो किस फॉर्म में होगा वो तो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इससे कोई बहुत भौंचाल फ़ौरन से नज़र आएगा, अभी थोड़ा सा ठहर के आएगा, लेकिन इसके कुछ ना कुछ असरात जो हैं हमें आने वाले दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो इसके ऊपर वाज़े चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुस्से का इजहार किया है वो तमाम चीज़ें भी आप देखें तो वो नज़र आती हैं कि वो जो मामला है वो किस तरफ जा रहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब भी आज फाइनल मीटिंग्स जो हैं वो कर लेंगे अपने बड़े भाई से मुशावरत करके, और उसके बाद करना तो इन्होंने वही है जो इन्होंने करना है। लेकिन इस दौरान जिस अंदाज से इन्होंने ये किया है, फिर वो मियाँ साहब के बारे में बड़ी मिसल मशहूर है कि ये चलते हुए बम को लात खुद ही मार देते हैं। तो बहुत से लोग अब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये लात जो है मियाँ साहब ने मार दी है। अब ये अलग बात है कि मियाँ साहब खुद डायरेक्टली चूँकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो थोड़ा सा एक बफर जोन है बीच में शहबाज शरीफ साहब का, तो इसलिए शायद उसके फौरी बम फटने के असरात जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल उसमें पीछे रहते हुए भी मियाँ साहब ने कुछ ना कुछ इस तरह का मामला अपने भाई के लिए भी मुश्किल बना ज़रूर दिया है। तो ये जी सारी कहानी अब चल रही है इक़्तिदार की राहदारियों में। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन पीटीआई का जो आज के दिन का फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। इसके लिए इन्होंने आज कॉल दे रखी है जी तमाम पार्लियामेंटेरियंस पहुँचें और अडियाला के बाहर बैठेंगे। अगर बहनों की मुलाकात ना हुई, बहनें तो ज़ाहिर है जाती ही हैं, 7-6 वकीलों के नाम की लिस्ट भी भेज दी गई है जिनमें ऑलमोस्ट वही नाम है जो हमेशा होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी कुछ वकला उनके, और इम्कान फिर वही है जो हमेशा होता है कि किसी की मुलाकात नहीं होगी। अब बहनें जाएंगी, अगर तो किसी एक की मुलाकात 5-1 मिनट के लिए भी हो जाए वक्त मुलाकात से पहले पहले तो शायद कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जाहिर है पीटीआई को भी कुछ ना कुछ करना है। अब इससे पेशतर के पीटीआई यहाँ पर पहुँचती और आके कोई यहाँ पर वो
शो लगाते, उससे पहले ही 144 दफ़ा जो है वो नाफिज कर दी गई है इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और वहाँ पर भी इन्होंने आना था एहतजाज के लिए, और वहाँ से फिर इन्होंने जाना था अडियाला जेल जो कि रावलपिंडी में है। तो अब इन्होंने दोनों जगह पे 144 जो है वो सेक्शन लगा दी है, जिसका मकसद वाज़े तौर पर यह है कि ये पैगाम दिया जाए कि जी हमने तो सेक्शन 144 नाफिज की हुई थी और ये लोग आए और यहाँ पे इकट्ठे होने की कोशिश की, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इस बहाने से वो कोई गिरफ्तारियाँ कर लें या एक कानून का डरावा दे के उन्हें पता होगा जी अब फिर मुकदमात बनेंगे वगैरह वगैरह। अब अगर आप मेरा पिछले मंगल को किया हुआ व्लॉग देखें या थर्सडे को जो मैंने व्लॉग किया था, तो उसमें मैंने एक बात कही थी। मैंने ये कहा था कि जब सुहेल आफरीदी ने आके धरना दे दिया था, तो उसके बाद एक मौका था कि उस वक्त जो बाकी लोग थे, पार्लियामेंटेरियंस, पीटीआई के बाकी लोग, कारकुन वगैरह, वो उन्हें ज्वाइन कर सकते थे। क्योंकि जब आप अनएक्सपेक्टेडली कोई काम करते हैं तो आपके मुखालिफ के पास भी उसकी मनसूबा बंदी के लिए उस तरह से वक्त नहीं होता, और वो भी अंडर प्रेशर आ जाता है कि जी मैंने इसको अब कैसे काउंटर करना है। अब जब आप पहले से प्लान बना रहे हैं पूरे हफ्ते से और अनाउंस करके बाकायदा आ रहे हैं, तो उन्हें भी मौका मिल जाता है कि वो पहले से स्ट्रैटेजी बना लें कि जी अब ये लोग आ रहे हैं तो हमने इन्हें कैसे रोकना है, कितनी स्पेस देनी है, कितनी नहीं देनी, तो वो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अब आप आज की खबर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी सारे रास्ते अडियाला की तरफ आने वाले बंद कर दिए उन्होंने, दफ़ा 144 नाफिज कर दी, पुलिस की गैर मामूली नफरी बुला ली है। तो उन्होंने अब हर वो रुकावट डालनी है जो इनको यहाँ पहुँचने में दुश्वारी देगी, और साथ में एक हर मौके पे, खैर मकसद तो फिर भी इनका पूरा होगा, ज़ाहिर है कहीं रोकेंगे तब भी, कहीं गिरफ्तारी होगी तब भी, तो हेडलाइंस तो बनेंगी, डिस्कशन तो होगी। तो वो जो एक हाइप क्रिएट करना मकसद है, वो चाहे अडियाला के बाहर आप जाके बैठ के करें या आप सड़क के ऊपर आपको रोका जाए, आपकी गिरफ्तारी हो, उस सूरत में आप करें, तो वो हाइप तो बनती है बहरहाल। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर अडियाला जाकर बाहर बैठने का मकसद ये होता कि जी इमरान खान साहब को हमने मिलना है और प्रेशर बढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छा आइडियल टाइम था जब सुहेल आफरीदी साहब बैठे हुए थे, उस वक्त सबको उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए था। अब आप आएंगे, अब वो आपको पहुंचने नहीं देंगे, 100 तरह के मसले मसाइल होंगे, और अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन भी नहीं मेरा ख्याल आ रहे। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि ये कारकुनों के लिए बहरहाल इन्होंने अभी कॉल नहीं दी हुई, अपनी मर्जी से कोई आ जाता है वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कॉल नहीं दी हुई कारकुनों के लिए। तो अब ऐसी सूरत में जब कारकुन भी आपके साथ नहीं है, वरना तो आप आते हैं कारकुनों के साथ तो आप कंटेनर भी हटा लेते हैं, मशीनरी आपके साथ आए तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं। अब मशीनरी भी आप नहीं ला सकते, अब कारकुन भी आप नहीं ला सकते, तो फिर खाली आप आएंगे, फिर आप कहेंगे देखें आगे हमें जाने नहीं दे रहे, तो फिर वो एक इस तरह का एक इवेंट ज़रूर बनेगा, लेकिन शायद अडियाला तक पहुँच के धरना देना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बनेगी। ये अलग बात है कि उसको फिर बाद में प्ले अप आप करेंगे कि देखें जी एक सूबे के लोग आते हैं और आप उसको अंदर नहीं आने देते, तो कल को हम भी सूबा बंद करेंगे आपके लिए, फिर आप क्या करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी बातें सिर्फ ये लोग कहते हैं, करते नहीं हैं। अभी तक नहीं हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की कोई इस तरह की इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की हो या कुछ, विच इज़ गुड। मैं ये नहीं कह रही कि करनी चाहिए, लेकिन मैं बता ये रही हूँ कि वो कहते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। बल्कि यहाँ तो एक डिफरेंट किस्म की हम सियासत देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि इवन एनएफसी अवार्ड के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने सारी जो अपोजिशन है उसको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था। और आज जो इनके सूबाई वज़रा थे, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की असम्बली के बाहर, तो उसमें अपोजिशन के अरकान भी हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छी रिवायत भी है और एक बड़ी डिफरेंट सियासत हम देख रहे हैं कि एक तो ये ज़्यादातर नौजवान हैं इनमें, और वो कम अज़ कम इतनी स्पेस रखते हैं कि जो ऐसे मामलात हैं जो सूबे के मफाद से जुड़े हुए हैं, उसमें वो अपोजिशन को भी साथ खड़ा करते हैं, और अपोजिशन भी वहाँ पर बड़े अच्छे से बिहेव करती है और उनके साथ बिल्कुल खड़ी होती है कि जी हमारे सूबे का मामला है, जो हमारे सूबे का हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है। इसके साथ साथ एक अनयूजुअल काम ये भी हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हज़ारा सूबे के लिए करारदाद मंजूर की गई है मुत्तफ़िका तौर पर, कि जनाब ये करारदाद पेश की गई है कि जी हज़ारा सूबा अलग बनना चाहिए। ये भी बड़ा अनयूजुअल है कि कोई हुकूमत हो इक़्तिदार में और वो ख़ुद ही अपने सूबे को तकसीम करने की बात करे कि हाँ जी बना लें आप इसमें सूबा। वरना यहाँ तो हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के सामने आप नाम लेकर देखें कि जी ये करनी है, कोई कराची को अलग करना है या सिंध का कोई सूबे बनाने हैं, तो वो चीखे मारते हैं। आप पंजाब में देख लें तो नून लीग चीखे मारती है। तो ये लोग कभी भी सूबों को जो है इस तरह डिवाइड करने के हक में नहीं होते, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल के साथ इनके पास इख्तियार में रहे। तो यहाँ पर ये भी हम एक डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है उसको पता है कि एक सूबा अलग करने से उनका सूबा जो है वो छोटे उस पर रकबे पे होगा। इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि जी अगर फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है कि छोटे यूनिट्स बने तो बनने चाहिए।
तो ये बड़ी डिफरेंट रवायात जो हैं वो इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर देख रहे हैं। तो बात में ये कर रही थी कि अब ये सारे वहाँ पर निकलेंगे, पहुँचेंगे, करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाएगी? लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई एक्टिविटी होती है तो कम से कम उसके ऊपर बात होती है। अब जुमाइमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी इस बारे में कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की उनके बेटों से इवन फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई जा रही। बेसिकली एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया हो गया था कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही और वो आइसोलेशन में है, उनकी बहनों से, बुकला से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो उन्होंने उसको कोट ट्वीट करते हुए कहा कि मुलाकात तो दूर की बात है, उन्होंने किसी को इवन फ़ोन पे भी बात नहीं करने दी। भाई अगर आप ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी की वजह से हमने, वैसे तो सबको पता है सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, वैसे ही इन्होंने दूसरे मकासद के लिए जो है मुलाकातें बंद की हैं, तो आप फ़ोन पे तो बात कराई सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे बात भी नहीं कराई गई। जो इमरान खान साहब के बेटों से तो कई महीने हो गए कि उनकी बात नहीं हुई। तो ये बात जुमाइमा ने भी फिर कोट करके लिखी हुई है। अब जुमाइमा खान का आपको पता है एक इन्फ्लुएंस है, मैं देख रही थी उनके ट्वीट पे तकरीबन 8 लाख के करीब व्यूज़ हैं, जो कि शायद मिलियंस तक चले जाएं, और इस तरह रीपोस्ट भी कोई 13,000 के करीब है। तो जब आप कुछ इवेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी होती है, तो चीज़ें नज़रों में आती हैं। इसके अलावा रॉयटर्स ने आज इमरान खान साहब की इसी सारी सिचुएशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने इसमें ख़ास तौर पर जो उनके बेटे हैं उनके रेफरेंस में बात की है कि उनसे उनकी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि उनके वालिद साहब को मुसलसल आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो रही और उन्हें इस बात का खदशा है कि क्या वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, क्या उनके मामलात जो हैं वो ठीक है, उनकी सेहत के मामलात ठीक है, वो किस हाल में हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी की कोई अलामात दिखाई नहीं दे रही हैं कि जी किसी ने मिला हो, किसी ने देखा हो, किसी ने उनकी कोई खबर दी हो। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़दशात हैं और ख़ौफ़ है कि उनके वालिद साहब किस हाल में हैं। तो ये बात अब जो है रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट की है, डॉन अखबार में भी इसके ऊपर बात हुई है। तो ये अब चीज़ें जो हैं अब मुसलसल इसका प्रेशर तो बन रहा है। अब ज़ाहिर है आप देखेंगे कि ये अडयाला में लोग आएंगे तो टीवी टॉक शोज़ इसके ऊपर बात कर रहे होंगे, फिर सब लोग इनको भी शर्म दिला रहे होंगे कि भाई आप मुलाकात करवा क्यों नहीं देते 5 मिनट की। तो ये सारी चीज़ें, और फिर बार बार हुकूमत शर्मिंदा भी होती है, इनके वज़रा शर्मिंदा होते हैं प्रोग्राम्स में जाके, क्योंकि इनसे डिफेंड तो नहीं हो रहा होता ना कि भाई क्यों हमने मुलाकातें बंद की हैं। तो ये अब बहरहाल सारा दिन जो है अडयाला के बाहर सिलसिला चलेगा। लेकिन इस दौरान में जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नर राज का जो शोशा छोड़ा गया था वो खुद ही पिट गया है। कल जो वज़रा धमकियां दे रहे थे कि जी गवर्नर राज लगने लगा है, टेबल पे मौजूद है, ऑप्शन ये है वो है, तो वो अब खुद ही चुप करके बैठ गए हैं। और अब उनसे जब सवाल आज पूछे गए हैं कि भाई आपने गवर्नर राज की बात, उनका हमने तो नहीं कहा, हम तो ये कह रहे थे कि आइन ही है, आइन में मौजूद है और ज़रूरत पड़ी तो लगा देंगे, पर हमने ये तो नहीं कहा कि कल लगाने ही लगे हैं। तो वो इस तरह की बातें जो है वो इसके ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे पहले ही लग रहा था यही, अभी भी यही लग रहा है कि ये सिर्फ इसके ऊपर एक दबाव बढ़ाने की कोशिश है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने तो आज एक प्रोग्राम में ये तक कहा है कि आप लगा के देख लें, एक और बलूचिस्तान आपकी गोद में आ जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात तो आपके हाथ से निकले हुए हैं। तो आप इसी तरह की सिचुएशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्रिएट कर लेंगे अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे, तो वहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। और जो वहाँ पे अभी मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्ट करके आए हैं, बार बार वो गए हैं और उनकी जो बातें हुई हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि इनको जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के इस तरह की प्लानिंग्स करते हैं, उनको वहाँ के टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे लोग सोच क्या रहे हैं, और फिर यहाँ बैठ के इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। और अगर इसके ऊपर खुदा न खास्ता किसी ने वाकई सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का सोचा तो फिर इनको समझ लग जाएगी कि ये क्या ब्लंडर कर बैठे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, इसीलिए जो केपी हुकूमत है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है, वो कह रहे लगा के दिखाएं, अब लगा के दिखा ही दें, अब कैसे लगाएंगे आप। सुहेल आफरीदी ने भी यही बात की कि यहाँ तो पहले इमरान खान का राज है, तो और कौन सा आप राज करवाएंगे यहाँ पे। अब फैसल वावडा साहब ने भी धमकी लगाई कि जी बदमाशी करेंगे तो लग जाएगा। भाई ये तो खुद एक बदमाशी है कि आप चलती हुकूमत को कह रहे हैं कि जनाब हम आपको हटा के गवर्नर राज लगा देंगे, तो बदमाशी तो ये हुई ना कि वो बदमाशी करें, बदमाशी तो आप कर रहे हैं। एक तो मुलाकातें बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि वो उस पर एहतजाज ना करें, और फिर आप कहते हैं कि जी बदमाशी करोगे तो हम आपको जो है वो हटा देंगे। तो भाई फिर ये बदमाशी तो आपकी है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की बात करते हैं, जो कि इस वक्त वाहिद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में। तो ये अब सारी कुछ चल रहा है चीज़ें, लेकिन बहरहाल अभी मुझे तो गवर्नर राज वाली सूरत हाल दिखाई नहीं देती अनटिल और अनलेस के कोई पीटीआई इतना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे वहाँ से आके कि जहाँ पे फिर ये किसी एक्सट्रीम स्टेप लेने पे जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो वैसे इससे थोड़ा पीछे हट रही है और गुरेज कर चुकी है। उन्होंने पहले ही कहा है कि हम किसी गवर्नर राज के हक में नहीं हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी कहा है कि हमें तो इससे भाई दूर ही रखें।
मेरा नहीं ख्याल है कि मौलाना भी इस मामले के ऊपर कोई हिमायत करेंगे। ऐसे टर्म्स फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे उनके। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जब सारी जमातें इनका साथ नहीं उस तरह दे रही होंगी तो फिर PMLN भी शायद ये नहीं सोचेगी कि हम इस लेवल तक फिर जाएँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जी काफ़ी आगे जो हैं वो भारी भरकम किस्म के दिन आ रहे हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको बदलती हुई या कुछ ना कुछ उनके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।